Assalamualaikum students. Now we will gonna start esophagus. इसोफिगस हमारे पास क्रेनियल पोर्शन ऑफ ऑर्गन से डेवलप होता है। अगर हम लोग इसकी एक्सटेंड की बात करें तो ये हमारे पास एक्सटेंड होता है एपिग्लॉटिस से गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन तक। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव और वेस्कुलर डिजीज़ पढ़ेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ को मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और एक होती है हमारे पास फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास बहुत से एट्रेजिया, फिस्टुलास या फिर डुप्लीकेशंस हो रही होती हैं ईसोफिगस की। वो किसी भी पार्ट में जीआईटी के हो सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर हमारे पास ईसोफिगस में एट्रेजिया, फिस्टुला या डुप्लीकेशन हो रही है तो हमारे पास ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि ये हमारे पास रिगर्गिटेशन कॉज कर देती है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन नमूनिया वगैरह हो सकते हैं। तो इसको हम लोग को जल्दी ही ट्रीट करना होता है, वो भी सर्जिकली। ठीक है, हम लोग इसमें मेनली बात करेंगे एट्रेजिया और ईसोफिजियल स्टेनोसिस की। एट्रेजिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एट्रेजिया में ईसोफिगस का जो एक पार्ट है ना वो कहीं रिमूव हो जाता है। लेट सपोज ये हमारे पास नॉर्मल ईसोफिगस है, ये कुछ स्टमक है। ठीक है, इसको आप ज़्यादा टाइम मेरे अच्छी नहीं है तो इग्नोर करेगा। बस आप याद रखें ये ईसोफिगस है, नॉर्मल ईसोफिगस है। एट्रेजिया में क्या होता है कि हमारे पास एक पोर्शन जो है ना एट्रेजिया का वो ही नहीं बनता है कॉन्जेनाइटली। देखें, दिस इज़ कॉल्ड एज एट्रेजिया। ये एट्रेजिया जो है हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन में भी हो सकता है या मिडल पोर्शन में होगा या फिर हमारे पास डिस्टल पोर्शन में भी हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास एट्रेजिया होता है तो मेनली चांसेस होते हैं कि ये अगर ट्रेकिया के पास होगा तो रिगर्गिटेशन हो सकती है, एस्पायरेटरी नमूनिया हो सकता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। बेसिकली एक एबनॉर्मल ओपनिंग है जिसके एक एबनॉर्मल ओपनिंग है, किसी भी दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही होगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये एक टनल है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं। फिस्टुला बन रहा है तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि फिस्टुला यहाँ से ट्रैकिया में जा रहा हो, मतलब कि यहाँ पे एक ओपनिंग और इसके एक यहाँ ओपनिंग हो के बाद तो यहाँ पे हो, तो ऐसे फिस्टुलास भी बनना शुरू हो जाते हैं एट्रेजिया के साथ साथ। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन हो जाते हैं कभी कभी फिस्टुलास भी एट्रेजिया के साथ ही बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब कब होगा? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही। तो हमें कब मिलेंगे? हमें बर्थ के बाद हमें इसके सिम्टम्स मिलेंगे जब रिगर्गिटेशन हो रही होगी ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ईसोफिजियल स्टेनोसिस की। बेसिक इसमें क्या था, हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। देखें, ये हमारे पास एट्रेजिया तरह तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से फूड की पैसेज हो ही नहीं सकते, तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। जबकि ईसोफिजियल स्टेनोसिस में हमारे पास क्या होता है कि फाइब्रस बैंड की थिकनिंग हो जाती है। ये ईसोफेगस यहाँ पे कोई भी जो है ना फाइब्रस बैंड की थिकनिंग हो जाती है और मस्कुलरिस प्रोप्रिया की एट्रोफी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है ना स्टेनोसिस मतलब कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास म्यूकोज़ा जो है, जब हमारे पास फाइब्रस थिकनिंग हो जाएगी सब म्यूकोज़ा की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्लॉकेज करेगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, हमने एट्रेजिया में कहा था कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है और इसमें क्या है, हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है स्टेनोसिस में। और ये एट्रेजिया हमेशा कॉन्जेनाइटली होता है, जबकि ईसोफिजियल स्टेनोसिस हमारे पास कॉन्जेनाइटली भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर हम लोग इसके एक्वायर्ड की कॉजेज़ पूछें तो बेसिकली किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, स्कैरिंग की वजह से हो सकता है, या फिर किसी क्रॉनिक गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई कॉजेटिक एजेंट्स इंजेस्ट कर लिए हैं जिसकी वजह से सिवियर इंजरी हो गई है, जो कि हमारे पास फाइब्रस थिकनिंग करा रही है सब म्यूकोज़ा की। ठीक है, उसके अलावा कुछ ड्रग्स वगैरह हो गई वो भी कॉज कर सकती हैं। बेसिकली क्या करती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है और पेशेंट जो है ज़्यादातर इस कंडीशन में सिर्फ फ्लूइड्स ही ले पा रहा होता है, लिक्विड्स ही इनटेक कर पा रहा होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली एट्रेजिया की और ईसोफिजियल स्टेनोसिस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की। अब हम लोग फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी फूड लेते हैं
और भी फूड इनटेक लेते हैं वो कब हमारी एसोफेगस से कैसे जाएगा अंदर। ऐसे तो नहीं होगा ना कि फ़ौरन यूं यूं करके निकल। बेसिकली हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं जो कि हमारे बोलस और फूड को मूव करवाती हैं ईसोफेगस से स्टमक में। कुछ इस तरीके से हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जो हम बोलस ऑफ फूड को हमारे इसोफिगस में मूव करवाती हैं। जब हमारे पास ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगी तो हम उसको कहेंगे बेसिकली फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, अब फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कि डिसमोटिलिटी हो गई है। ठीक है, मेनली हम इसमें बात करेंगे एकलेजिया की। एकलेजिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास डिसमोटिलिटी हो गई है, मतलब कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रही है। मेनली ये जो एकलेजिया जो है हमारे पास 3 चीज़ों की वजह से होता है, या इसका ट्रायड कह लें कि ये 3 कॉजेज़ होते हैं बेसिकली। इनकम्प्लीट लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन, या फिर लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर की टोन बढ़ गई है, या फिर इसोफिजियल पेरिस्टाल्सिस। ये तीनों जो हैं हमारे पास कंबाइन करके एकलेजिया कॉज कर रहे होते हैं। या तो हमारे पास लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर ही रिलैक्स नहीं होगा, इनकम्प्लीट रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फूड ही नहीं मूव कर रहा होगा, या फिर उसकी जो टोन ही बढ़ गई है, या फिर इसोफिजियल पेरिस्टाल्सिस हो गई। ये तीनों चीज़ें मिलके ट्रायड है एकलेजिया की। ठीक है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ट्रायड ऑफ एकलेजिया, ये कैसे आप कैरेक्टराइज करेंगे, एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके कॉजेज़ हमारे प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो हमारे पास टाइप है इसकी वो आइडियोपैथिक है, मतलब कि उसका कॉज अननोन है। जबकि जो सेकेंडरी वाली है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूरोनल डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई हैं न्यूरोनल इनर्वेशन में, वेगस नर्व में कोई भी न्यूरल इन्वर्वेशन हो गई है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई न्यूरल इन्वर्वेशन वेगस नर्व, या जो वेगस नर्व एक्सट्रिंसिक एक पाथवे पे हो गई, या फिर इंट्रिंसिक पाथवे जो इसोफेगस का सप्लाई कर रही है, उन्हीं में कोई मसला हो गया, उसके गैंग्लियन में कोई मसला हो गया, डॉर्सल मोटर न्यूक्लाई में कोई मसला हो गया है, जिसकी वजह से ये पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पा रही। ठीक है, और इसमें हमारे पास झागास डिवीज़ जो कि हमारे पास करवा रही थी ट्रिप्नोसोमा क्रूज़ाई, ये भी एक कॉज है सेकेंडरी एकलेजिया का। अब कुछ एकलेजिया लाइक डिजीज़ हैं जो कि हमें कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में मिलती हैं, जैसे कि डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मैलिग्नेंसी, अम्लोइडोसिस, सार्कोइडोसिस या लीजन ऑफ डॉर्सल मोटर न्यूक्लाई में। इन सब डिजीज़ में हमें जो है सेकेंडरी एकलेजिया मिल रहा होता है। नेक्स्ट हम मतलब कि कोई भी नॉर्मल टिश्यू हमारे पास एबनॉर्मल लोकेशन पे प्रेजेंट है, नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल लोकेशन। इसमें हम लोग मेनली 2 चीज़ों की बात करेंगे, इनलेट पैच और गैस्ट्रिक हेट्रोपिया। इनलेट पैच में क्या होता है कि गैस्ट्रिक मिकोजा जो है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ईसोफिगस के साथ आके अटैच हो जाती है। लेट सपोज ये ईसोफिगस है तो इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट में ना गैस्ट्रिक मिकोजा आके अटैच हो जाएगी, गैस्ट्रिक मिकोजा। वैसे तो ये नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल लोकेशन पर प्रेजेंट है ईसोफिगस पे। इसका काम क्या है गैस्ट्रिक मिकोजा का, कि ये गैस्ट्रिक स्टमक के एरिया में प्रेजेंट हो, लेकिन ये ईसोफिगस में प्रेजेंट है, मतलब एक्टोपिक टिश्यू है। तो इसको हम जब हमारे पास ये टिश्यू गैस्ट्रिक मिकोजा का इसोफिगस पे प्रेजेंट होगा तो हम लोग वो भी प्रॉक्सिमल पार्ट पे, तो इसको हम लोग कहेंगे इनलेट पैच। वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है जब तक ये अपनी सिक्रीशन ना करे गैस्ट्रिक मिकोजा। जैसे ही अपनी एसिड की सिक्रीशन शुरू कर देगा विद इन द इसोफिगस तो ये डिस्फेजिया कॉज कर सकता है, इसोफेजाइटिस कॉज कर सकता है, बैरेट इसोफिगस कॉज कर सकता है, और लेयरली एडिनोकार्सिनोमा भी कॉज करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक हेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक मिकोजा होता है ना, वो हमारे पास स्मॉल बोवल में, मैकल्स डायवर्टिकुलम में, या फिर कॉलॉन में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे हमारे पास ब्लड लॉस करवा रहा होता है, कोई भी लोकल इंजरी करवा के ड्यू टू एसिड सिक्रीशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसोफेजियल वेरिसिस जो कि हमारे पास वेस्कुलर डिजीज़ है इसोफेगस की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस की। इसोफेजियल वेरिसिस की बात करते लेते हैं हम लोग। हमारी पूरी जीआईटी का जो वेनस रिटर्न है ना, वो हमारे पास पहले पोर्टल वेन में जाता है, पोर्टल वेन से लिवर में जाता है, लिवर से इंफीरियर वेना कैवा में जाता है, और फिर हार्ट में जाता है। ठीक है, जब ये तो हमारे पास नॉर्मल सर्कुलेशन है वेनस रिटर्न ऑफ जीआईटी की। लेकिन जब हमारे पास कोई भी
पोर्टल वेन में मसला होगा या लिवर में मसला होगा जिसकी वजह से ब्लड जो है आगे नहीं जा पा रहा किसी भी वजह से, पोर्टल वेन की वजह से या फिर लिवर की वजह से, तो क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो हमारे पास नहीं जा पा रही, तो ब्लड जो है हमारे पास ब्लड का बैकफ्लो होगा। ये बैकफ्लो जो है ना हमारे पास वेनस रिटर्न का, ये सारी टेंशन क्रिएट कर देता है। ये क्या करता है बेसिकली, जब पोर्टल वेन की बैकफ्लो होगा तो ब्लड ज़्यादा रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, तो ये पोर्टल वेन जो है ना, पोर्टल वेन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के दरमियान कोलैटरल चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे, कोलैटरल चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जब ये बहुत सारा ब्लड इन कोलैटरल चैनल्स से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना शुरू कर देगा, तो ये कोलैटरल चैनल्स जो है इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो कि इतना सारा ब्लड होल्ड कर सके या फिर पास आउट कर सके। तो फिर ये क्या करती है, कोलैटरल जो चैनल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, ये डायलेट होना शुरू कर देती हैं। जब ये वेन्स जो हैं डायलेट होना शुरू कर देती है तो ये सुपरफिशियल वेन्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है, म्यूकोजल सब एपिथेलियल वेन्स को भी उनमें भी ब्लड भरना शुरू हो जाता है। जब वो उनमें भी ब्लड भरना शुरू हो जाएगा तो वो इतनी डायलेटेड हो जाएंगी, डायलेटेड और स्वेलन वेन्स हो जाएंगी जो कि आपको स्किन पे दिखेंगी, विजिबल होंगी इजीली। ठीक है, इन्हीं विजिबल डायलेटेड और स्वेलन वेन्स को हम लोग कहते हैं वेरिसीस। और जब ये हमारे पास वेन्स जो हैं, ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन वेन्स हैं जो हमारे पास डिस्टल पोर्शन ऑफ ईसोफेगस को अफेक्ट करेंगी, तो हम उसको कहेंगे ईसोफेजियल वेरिसीस। ठीक है, इन वेन्स में हमारे पास इतना ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है कि ये हमारे पास एक वक्त आता है कि पहले तो एसिम्प्टोमेटिक रहती है, जब ये बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो ये वेन्स फट जाती हैं। ये वेन्स फट जाएंगी ईसोफेगस में, तो ये ईसोफेगस में ब्लीडिंग कॉज करना शुरू कर देंगी और यही ब्लीडिंग हमें उल्टी की फॉर्म में मिलेगी, वॉमिटिंग की फॉर्म में मिलेगी, तो हम इसको कहेंगे हिमेटेमेसिस। और ये इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, इसको फ़ौरन ट्रीट करना होता है। अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, हेपेटिक कोमा में भी जा सकता है पर्सन। ठीक है, अब इसके मेन कॉज क्या है ईसोफेजियल वेरिसीस के? सिरोटिक पेशेंट्स में हो सकता है, मेनली सिरोटिक पेशेंट्स में ही ईसोफेजियल वेरिसीस डेवलप हो रही होती हैं। सिरोटिक पेशेंट्स हो गए, अल्कोहलिक हो गए, या भी कोई भी लिवर डिजीज़ हो गए जिसकी वजह से हमारे पास ये ईसोफेजियल वेरिसीस डेवलप हो रही होती है। जैसे मैंने आपको कहा, ये डायलेटेड वेन्स जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन ईसोफेगस में होंगे तो ईसोफेजियल वेरिसीस कहलाएगा। अगर यही वेन्स हमारे पास एब्डोमेन में भी हो गई हैं, एब्डोमेन में भी ऐसी वेन्स डायलेटेड स्वेलन वेन्स फॉर्म हो गई हैं, तो वो वहाँ पे कैपिट मेडुसा फॉर्म करती हैं, कैपिट मेडुसा। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने ईसोफेजियल वेरिसीस की, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये ईसोफेजियल वेरिसीस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक ये वेन्स नहीं फटती हैं, डायलेटेड रहती हैं, तो हम लोग को एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जैसे ही वेन्स फट जाती हैं, सबसे मेन कॉज होता है इसका हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस के वजह हम लोग कह सकते हैं कि ईसोफेजियल वेरिसीस होगी, लेकिन अगर हम इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ से देखें तो हमें एंडोस्कोपी के ज़रिए पता चल जाता है, कभी कभी एंजियोग्राफी के ज़रिए भी पता चल रहा होता है कि ईसोफेजियल वेरिसीस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसोफेजाइटिस की बात करेंगे। अब तक कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।